हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लासेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज की क्लासेज में हम लोग हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया का जो पार्ट टू, इट मीन्स कि प्रीवियस क्लासेज में हमने हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया हमने शुरू किया था और उसमें हमने एक पॉइंट्स डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे बेसिकली: लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बने हैं। शुरू शुरू में अलग अलग लीडर्स इसको लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि क्या होगा, हमारे कंट्री में एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कंट्री, लैंग्वेज के आधार पर अगर स्टेट्स बनते हैं। लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही शॉकिंग आया था। क्या रिजल्ट आया था कि हमारी यूनिटी फोर्ज हुई लैंग्वेज के आधार पे अगर स्टेट्स बनने से, और साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत आसान हो गई, ईजी हो गई। तो हमने एक फ्रंट पे समझ लिया था कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे। अब सेकेंड जो हम लोग का है, लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पे हम लोग समझेंगे कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी से आप लोग क्या समझते हैं कि इट मीन्स कि हमारे कंट्री में किस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। आपको पता है कि हमारे कंट्री में मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है। तो क्या होगा कि किसी भी आप लैंग्वेज को प्रमोट करोगे, किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करोगे, तो क्या होगा, सेंटिमेंट हर्ट होंगे किसी भी लैंग्वेज को। तो इसलिए हमारे कंट्री में क्या किया गया है, वी डिडंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज। हमारे कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है। ठीक है। हमारे कंट्री में जो मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज है, 42% हिंदी बोली जाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि बची हुई जो रेस्ट 58% जो है वो अदर लैंग्वेज बोलने वाली रहती है, जिसमें तेलुगु है, तमिल है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर हम एक लैंग्वेज को, जैसे मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज हिंदी है, तो उसको अगर हम प्रमोट करते हैं, उसे सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा। आपने देखा था ना पावर शेयरिंग में क्या हुआ था। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में लैंग्वेज के आधार पे मेजोरिटेरियनिज्म करने की कोशिश की गई थी, सिन्हाली लैंग्वेज। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गई थी, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया था कंट्री में और बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो गई थी। तो हमारे लीडर्स ने क्या किया गया है, किसी भी लैंग्वेज को क्या किया है, कंट्री में नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि इससे दूसरे लैंग्वेज के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो इसलिए वी डिडंट हैव नेशनल लैंग्वेज, एनी नेशनल लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को क्या किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क होंगे, वो क्या हो, हिंदी के थ्रू क्या होंगे, वर्क होंगे। लेकिन इसमें भी क्या हो गया, हमारी गवर्नमेंट कुछ लिबरल्स हो गई। ऐसा नहीं आप बोलिएगा कि हिंदी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया तो फिर तो दूसरे लैंग्वेज को फिर डिसरिगार्ड किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये छूट दी गई है कि अलग अलग स्टेट्स अपने स्टेट्स में आप अपने लैंग्वेज के आधार पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। इट मीन्स कि स्टेट्स टू हैव दियर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। कोई भी स्टेट अपने राज्य में कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकती है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मराठी बोली जाती है, तो मराठी महाराष्ट्र में क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, मराठी होगी। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किस लैंग्वेज में होंगे, मराठी लैंग्वेज में होंगी। तो ये छूट दी गई है। तो कहीं से भी लैंग्वेज के आधार पर इम्पोज नहीं किया गया हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है कि बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेज वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज। मतलब हमारी कंट्री में सभी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। मतलब हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज जो है सबको रिकॉग्नाइज किया गया है, सबको अधिकार दिया गया है। इट मीन्स कि 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोविजंस दिए गए हैं कि इन सबको प्रमोट किया जाएगा, इन सबको क्या होगा, अधिकार मिलेगा। ठीक है। इन सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम पेपर लिखते हैं तो आपको अधिकार दिया जाता है कि आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। आप चाहेंगे तो मराठी में भी लिख सकते हैं, तेलुगु में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं। तो किसी एक लैंग्वेज आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, उसके टुवर्ड्स सप्रेस नहीं किया गया है। तो इसलिए सब लैंग्वेज को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है कॉशियस यूज ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी। कंट्री में क्या है कि हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सभ्यता शुरू से हिंदी एक चली आ रही, हिंदी भाषी कंट्री रही है हमारी इंडिया। तो इसलिए क्या है कि हिंदी तो स्प्रेड हो रही है हमारी कंट्री में, हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी से किया जा रहा है। ठीक है। इसलिए सावधानी से किया जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर हम अपने कंट्री में हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, प्रचार करते हैं, और दूसरे लैंग्वेज को डिसरिगार्ड करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हिंदी ही बोलो, हिंदी भाषी है हम, तमिल नहीं बोलना है, तमिल बहुत
ख़राब लैंग्वेज इस तरह से अगर हम बोलते हैं तो क्या होगा हमारी कंट्री में, फिर वही श्रीलंका वाला सिचुएशन हो जाएगा। मैंने वही श्रीलंका बाद में लिखा है। श्रीलंका वाला सिचुएशन क्या होगा कि वहाँ पर सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया। तो क्या हो गया था, इसे एलिनिएशन फील हुई थी और कंट्री में सिविल वॉर हो गई थी। तो इसलिए हमारे कंट्री में क्या किया गया, हिंदी को अगर प्रमोट भी हम कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रमोट कर रहे हैं। केवल अपने लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज अपने अपने क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, बट उसके को थोप नहीं सकते, उसको सप्रेस, मतलब उस लैंग्वेज के टुवर्ड्स सप्रेस नहीं कर सकते, थोपा नहीं जा सकता है। तो ये है। नेक्स्ट है हम लोग का डिबेट फॉर हिंदी वर्सेज इंग्लिश। हमारी कंट्री में एक डिबेट चलती रहती है हिंदी और इंग्लिश को लेकर। जैसे मान लीजिए कि नदर्न स्टेट्स में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन सदर्न स्टेट्स में आप चले जाएंगे तो रीजनल लैंग्वेज जो है तमिल, और उसके अलावा वो इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या होती है, एक डिबेट्स चलती रहती है। ऐसा नहीं कि नदर्न स्टेट्स में भी हिंदी इंग्लिश बोली जाती है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन क्या हो कि हम लोग ज़्यादा हिंदी बोलना पसंद करते हैं और वो लोग अपने रीजनल के साथ साथ इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। इसलिए थोड़ा सा एक डिबेट चलती रहती है हिंदी वर्सेज इंग्लिश। प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यू, प्रमोशन डज नॉट मीन इम्पोजिशन ऑफ। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको बताया कि हिंदी की प्रमोशन चल रही है, शुरू से ही हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस तरह से कुछ। लेकिन हम उसे इम्पोज नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रमोट कर रहे हैं हिंदी बोलना चाहिए, हम सभी को हिंदी भाषी हैं, हम सबको हिंदी बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सप्रेस करें कि हिंदी ही बोलना चाहिए, दूसरा नहीं बोलिए। हम आपको उसके थ्रू प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ आप हिंदी बोलिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस तरह से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको आप पर थोप नहीं रहे हैं, उसको इम्पोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का, हमने देखा कि लैंग्वेज पॉलिसी हमारी कंट्री में किस तरह की अडॉप्ट की है। हमने एक तरह से लिबरल लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की। ऐसा नहीं कि हम किसी भी एक लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, हमने एक इस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने फेडरल स्ट्रक्चर को हम हमारी कंट्री में और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ दी है। और हम कैसे हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते हैं, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पे, वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो अब हम लोगों का सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो देखिए, इससे हम स्टार्ट करें, इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी समझा देता हूँ। वो स्टोरी समझ जाइएगा तो आपको पॉइंट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे, आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन समझ में आ जाएंगे कि ये रिलेशंस बेसिकली है क्या। तो देखिए स्टोरी क्या है। देखिए हमारी कंट्री में जब हमें आज़ादी मिली थी तो वो इंडिपेंडेंस के बाद एक 1990s तक जो पार्टी मेजोरिटी में थी, जो सेंट्रल लेवल पर जिसकी डोमिनेंस थी, वो कौन थी, वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसको एक तरह से सेंट्रल लेवल पर उसकी डोमिनेंस चली आ रही थी और वही पार्टी मेजोरिटी में थी 1990s तक। अब जो वो पार्टी मेजोरिटी में थी तो वो दूसरे जो रीजनल पार्टीज थी तो उनके इंटरेस्ट को उतनी फुलफिल नहीं की जाती थी, उसकी कांग्रेस की ही डोमिनेंस रहती थी सेंट्रल लेवल पर, उनके इंटरेस्ट को देखा नहीं जाता था, उनके इंटरेस्ट को एक तरह से अनदेखा कर दिया जाता। तो इससे क्या होता था, हमारी फेडरल जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटर स्टेट का, वो फेडरल स्ट्रक्चर को उतना स्ट्रेंथ भी नहीं मिल पाता था। और वो फेडरल स्ट्रक्चर एक तरह से नाम के लिए था कि हाँ हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविज़न दे दिया गया है, लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब 1990s में, उसके बाद 1990s के बाद एक कॉलिजन एरा आता है, ठीक है। कॉलिजन एरा मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, कॉलिजन गवर्नमेंट वेन सिंगल पार्टी, जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर क्या बनाती है, अलायंस करके गवर्नमेंट बनाती है, तो उसे कॉलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो 1990s के बाद क्या हुआ था, एक कॉलिजन एरा आया था, जहाँ पर क्या हुआ था कि किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। इट मीन्स कि कांग्रेस को फुल मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि जैसे हमारे कंट्री में 272 सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो हमारे कांग्रेस को क्या हो रहा था, 250 सीट्स ही मिला मान लीजिए। तो रीजनल पार्टीज के साथ क्या कर रही थी, उसे रीजनल पार्टीज की सपोर्ट लेनी पड़ रही थी। दूसरे पार्टीज जो क्या हो रहे थे, उनको मेजोरिटी मिल रही थी तो उन पार्टीज के साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए सपोर्ट लेनी पड़ रही थी, अलायंस करनी पड़ रही थी। तो उनके साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बना रहे थे। अब मान लीजिए उनके साथ आप कॉलिजन करके गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो अब उनकी भी बात आपको माननी पड़ेगी, उनके भी इंटरेस्ट को आप क्या करने पड़ेगी, आपको सेंट्रल लेवल पर रखनी पड़ेगी, उनकी भी इंटरेस्ट को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हो रहा था, अब इससे सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन था वो बहुत ही उसको स्ट्रेंथ मिल रहा था और हमारी फेडरल स्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा था। तो ये हमारा एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो इवॉल्व हुआ और इस तरह से डेवलप हुआ धीरे धीरे, और इससे हमारा फेडरलिज्म और स्ट्रेंथ हुआ, और इस तरह से हम अपने कंट्री में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने लगे। तो देखिए क्या है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क्स ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। तो बेसिकली जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है जो हमारा, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज है, जो गवर्नमेंट जो गवर्न कर रही है, वो किस तरह से उसके लीडर्स इस अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं।
जैसे वन पार्टी डोमिनेंस अगर रहेगी तो वो क्या करेगी, नेग्लेक्ट करेगी किसको, फेडरल स्ट्रक्चर को। वन पार्टी सिस्टम रहेगी तो सेंट्रल लेवल पर केवल डोमिनेंस करेगी, तो फिर स्टेट्स के इंटरेस्ट को नहीं देखा जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो फेडरलिज्म है उसे नेग्लेक्ट किया जाएगा। द पार्टी रूल्ड एट सेंट्रल अंडरमाइन स्टेट पार्टी। जब शुरू में मैंने बताया था कि जब क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर पार्टीज रूल कर रही थी तो वो स्टेट पार्टीज को अंडरमाइन करते, उनके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता था, उनके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उससे उनको कोई मतलब ही नहीं होता था। जब रीजनल पार्टीज कम इनटू पावर, जब रीजनल पार्टीज पावर में आई तो उससे क्या हुआ, कॉलिजन गवर्नमेंट बनी। और कॉलिजन गवर्नमेंट बनी तो अब ये अपनी इंटरेस्ट को भी वहाँ रख सकते थे, अब इनकी भी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो क्या होगा, ये अपनी जो मेजोरिटी है उसे छुड़ा लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गई थी, इन ये भी अब पावर में आ गए थे, और ये इससे क्या हुआ, हमारी फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसे और स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो गया। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, इससे नया कल्चर जो हम लोगों का पावर शेयरिंग का डेवलप हुआ है। चेक ऑन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स इंक्रीज। इससे क्या होता है, पावर का जो चेक डेवलपमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर, पहले ये क्या होते थे, अनचेक रूल करते थे, तो इससे चेक डेवलप, मान लीजिए कॉलिजन गवर्नमेंट बनी है तो अगर आप कोई यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकते, मान लीजिए डिसीजन लीजिएगा तो ये बोलेंगे रीजनल पार्टीज़ की, मान लीजिए ये गवर्नमेंट में आपको कॉलिजन गवर्नमेंट इस क्रिएट किए हुए हैं, तो आप मान लीजिए ये बोलेंगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, आप बोलिएगा कि नहीं ये होना चाहिए, तो ये बोलेंगे कि मैं अपनी वोट है उसे हम छुड़ा लेंगे, ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इससे क्या हुआ था, इससे एक चेक ऑन द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगने शुरू होगा। ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, जो इनकी डिमांड है, जो इनकी, वो धीरे धीरे इनकी इंटरेस्ट इंक्रीज होनी शुरू हो गई। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो ये और ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ मिला, और इस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन डेवलप हुआ। तो आप लोगों को सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट्स नहीं है। देखिए अब हमने हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अलग अलग फ्रंट पे हमने देखा कि हमारे कंट्री में कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। आप लोग का एक एक पॉइंट्स क्लियर होगा आई थिंक। कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं एक एक पॉइंट्स को।